नमस्कार साथियों, एबीओ की दूसरी कक्षा में यानी दूसरे डेमो वीडियो में हम लोग चलेंगे, जो कि YouTube पर भी उपलब्ध होगा। और पहले वाले वीडियो में हमने देखा था शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्लासेस YouTube पर हैं वो डेमो क्लास हैं, बाकी पेड कोर्स के लिए भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग कोई भी कोर्स यानी एबीओ का अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके आप पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यहीं से आएगा, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त होकर के पढ़िएगा। अभी सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ, सीजी टेट के एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे कुछ विषय तो ऐसे हैं जिसमें 5 विषय होते हैं सीजी टेट में, तो कुछ विषय तो ऐसे हैं जिसमें 100% प्रश्न पूछा गया पढ़ाए हुए में से, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आया। तो उस हिसाब से आपको पढ़ते जाना है और काफी खुशी होती है जब पढ़ाए हुए में से प्रश्न आते हैं, तो उत्साह अंदर से और बढ़ जाता है कि ठीक ठाक तरीके से पढ़ाना चाहिए। चलिए, शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला एक पॉइंट देख लेते हैं जो कि पहले वाले वीडियो में छूट गया था, और वो पॉइंट है कि कभी कभी आपसे पूछेगा मुख्य रूप से कि शिक्षा जो है कला है या विज्ञान है। ठीक, शिक्षण जो है, शिक्षण या फिर जो शिक्षा है वो शिक्षा किसके फॉर्म में आप मानेंगे। एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था जिसको प्रश्न के माध्यम से करा देता हूं। एबीओ 2013 में पूछा भी गया है इससे प्रश्न। तो शिक्षा कला है या विज्ञान है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ सीमा तक यह कला और कुछ सीमा तक विज्ञान है। किस प्रकार से कला और विज्ञान है उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी छात्र को पढ़ाया जाता है तो नियमित या फिर पहले से किए गए प्लान के अनुसार, सुनियोजित योजना के अनुसार पढ़ाया जाता है, तब तक शिक्षा क्या होता है, एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। जब सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार पढ़ाया जाता है या फिर शिक्षा दिया जाता है लोगों को। दूसरी बात, कला ये तब हो जाता है जबकि शिक्षा का उपयोग बालक अपने जीवन में करने लगता है, तब वो कला के रूप में काउंट हो जाता है। इसलिए शिक्षा जो है कला और विज्ञान दोनों है। इस बात के लिए निश्चिंत रह करके आप ऐसा टिक ले सकते हैं। कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कला और विज्ञान दोनों है ना, तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप और उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, और जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाएगा तो वो चाहे कोई भी विषय हो विज्ञान के रूप में काउंट किया जाएगा। लेकिन जब उसका प्रयोग करेगा छात्र अपने सामान्य जीवन में, तब उसको क्या कहेंगे कि विज्ञान के साथ वो कला भी हो जाता है। क्लियर है? सिद्धांत तक जब तक सीमित है तो विज्ञान है, और सिद्धांत से आगे बढ़ता है तो कला हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि आपकी जो जीवन में समस्या आने वाली है, जो भी जीवन में आपकी समस्या आने वाली है, उस समस्या के विषय में, उस समस्या का समाधान शिक्षा से हो, ऐसी यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। जैसे सामान्य तौर पर मान लेते हैं आप किसी ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आपकी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है भोजन प्राप्त करना। आप आदि मानव वाले समाज में चले जाइए जहां भोजन प्राप्त करना एक प्रमुख चैलेंज हुआ करता था। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था या फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? जीवन की समस्या क्या है? भोजन प्राप्त करना जीवन की एक कठिन समस्या है। तो भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है इसके विषय में जानकारी देना शिक्षा का उद्देश्य पुराने समय में रहा होगा। समाज बदलेगा तो शिक्षा का उद्देश्य भी परिवर्तित होता जाएगा। आज के जमाने में सबके घरों में एसी है, तो ऐसी मैकेनिक को अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, किसी को ऐसी मैकेनिक बनने का ट्रेनिंग देते हैं, इसका मतलब क्या है? समाज में एसी संबंधी कुछ रुकावट आ रही है, एयर कंडीशनर संबंधित कुछ रुकावट आ रही है, उस रुकावट को जो मैकेनिक होगा वो दूर करेगा।
तो जैसा समाज बदलता जाएगा उसी प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता जाएगा। आप आदि समय में यानी पुराने समय में आप सोच के देखिए, किसी को पंखा बनाने संबंधी कोई शिक्षा प्राप्त करता होगा क्या? क्यों? क्योंकि उस समय में पंखा ही नहीं थे, तो शिक्षा क्यों प्राप्त करे वो पंखा बनाने संबंधी? जब समाज में पंखा आया तो पंखा आने के साथ समाज में पंखा से संबंधित समस्याएं भी उपलब्ध हुई, जैसे कॉइल जल जाएगा, जैसे उसका कंडेंसर जल जाएगा, पंखा काम नहीं कर रहा है, बटन दबा रहा हूं घूम नहीं रहा है, धीरे घूम रहा है, तेज घूम रहा है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमको कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो समाज में हो, जो कि पंखा के बारे में जानते हो। तो हमको किसके विषय में शिक्षा देना पड़ेगा? पंखा के बनाने संबंधी शिक्षा, ताकि वो समाज में जाए और पंखे को बना के समाज को ठीक करे। क्लियर है? तो इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बदलता जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवन की जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ भी किया जाए वही शिक्षा का उद्देश्य होगा। क्लियर है? चलिए, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य से इसका एक महत्व होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। दूसरा, जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। आईएमपी है, क्योंकि परिभाषा से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। सीजी टेट में भी ऐसा ही रहा, शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही रहा, और आपका शिक्षा विभाग से संबंधित पेपर होगा एबीओ का, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य ही शिक्षण विधि, पाठ्य सामग्री आदि के निर्धारण में सहायक होती है। यानी मुख्य रूप से हम उद्देश्य मतलब शिक्षा का कौन सा उद्देश्य हम सेट करना चाहते हैं। जैसे हम ऐसे समाज के या फिर ऐसा शिक्षा का उद्देश्य सेट कर रहे हैं कि सभी समाज में ऐसे बच्चे या फिर ऐसे नागरिक हम तैयार करें कि जिनको घर बनाने का काम आता हो, तो हमारा फिर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि जो है वो पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि परिवर्तित हो जाएगा। पाठ्य सामग्री में हम ईंटों के बारे में पढ़ाएंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, छड़ के बारे में पढ़ाएंगे, ढलाई कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके अलावा शिक्षण विधि भी परिवर्तित हो जाएगा। सामान्य तौर पर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो फिर हम उनको प्रैक्टिकल कराने के लिए कहीं पे घर बनवाने का ट्रेनिंग भी देंगे, तो विधि भी परिवर्तित हो गया। तो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का शिक्षण विधि होना चाहिए और किस प्रकार की पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा। पाठ्य सामग्री के अंतर पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री के अंतर जो सहायक सामग्रियां होती है सिखाने के लिए बच्चों को। सहायक सामग्री कहने का मतलब, जैसे पाठ्यक्रम में है कि पृथ्वी गोल है और उसके लिए सहायक सामग्री क्या है? ग्लोब है, जिस ग्लोब के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को समझाएगा कि किस प्रकार से पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए, तो उसी को सहायक सामग्री कहते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुक्ति या मोक्ष यही थी, या सा विद्या मुक्त, विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे। बाद के समय में स्वरूप बदलने में शिक्षा का उद्देश्य बदल लिए गए, यानी समय बदलता गया, शिक्षा का उद्देश्य बदलता गया। आज आप एबीओ के विषय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप एबीओ में सेलेक्ट हो जाए, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनकर के किसी ब्लॉक में जाकर के आप अपनी सेवा दें और शिक्षा को और बेहतर बनाएं। तो आपका उद्देश्य क्या है? एबीओ में सिलेक्शन लेना। तो इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य बार बार बदलते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न रूप होते हैं। मोटे तौर पर हम शिक्षा के सभी उद्देश्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शीर्षक व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी व्यक्तिगत तौर पे शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तिवादियों के अनुसार समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा होता है। यानी दो तरीके के विचारक माने जाते हैं। पहला विचारक जिसको समाजवादी विचारक कहते हैं, समाजवादी विचारक, और दूसरा विचारक जिसको व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। समाजवादी विचारक ये मानते हैं कि समाज सबसे बड़ा है। अगर समाज है तो समाज के अन्य अंग के रूप में व्यक्ति को लेता है, यानी समाज का एक प्रोडक्ट है व्यक्ति। ठीक, और उसी प्रकार से अगर व्यक्तिवादी विचारकों की बात करें तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि जब व्यक्ति होगा तो फिर समाज बन सकता है। अर्थात समाजवादी जो विचारक हैं वो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे प्राइमरी फैक्टर के तौर पर देखते हैं। और व्यक्तिवादी जो विचारक हैं, व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, ना कि समाज महत्वपूर्ण होता है। तो समाजवादी विचारक
अगर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि विवाह कैसे करना चाहिए, तो समाजवादी विचारक, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी विचारक जब अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि विवाह कैसे करना चाहिए, तो क्या कहेंगे, समाज के नियम, रीति रिवाज, मान्यताओं को लागू करते हुए या फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए ही विवाह करना चाहिए। अर्थात यदि आपके समाज की यह मान्यता है कि आप जो है अन्य यानी अंतर जाति विवाह नहीं करेंगे, तो आप अंतर जाति विवाह नहीं करेंगे। अगर मान्यता है कि अंतर सांप्रदायिक विवाह नहीं करेंगे, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह नहीं करेंगे, तो समाजवादियों के अनुसार वो विवाह नहीं करना चाहिए। जबकि व्यक्तिवादी उसी विवाह के विषय में अगर अपना व्यक्त करना चाहे विचार, तो व्यक्तिवादी क्या कहेगा, व्यक्तिवादी विचारक कहेगा कि नहीं, समाज एक अलग बात है, आप अपनी सुख सुविधा, अपनी शांति को देखिए, यानी व्यक्ति प्रथम है। आपको जिससे विवाह करना है उससे करिए, जो आपको जिसमें मजा आता हो वही काम करिए, आप समाज की चिंता छोड़िए। तो ये व्यक्तिवादी विचारक और समाजवादी विचारक में फर्क होता है। तो व्यक्तिवादी विचारक क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं कि जो भी है उसमें व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अतः शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों को समरूपेण विकसित करना। कुल मिलाकर जब बालक इस संसार में आता है, कोई भी बालक जब इस संसार में आता है, तो कहते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था शिक्षा के विषय में, कि उसके अंदर सभी प्रकार की संभावनाएं होती हैं। यानी अगर वो फिजिकली डिसेबल नहीं है, अर्थात हो सकता है कि उसके पांव ना हो, उसका हाथ ना हो, तब की बात अलग है, वो बोल नहीं पाता हो, तब की बात अलग है। अगर कोई सामान्य बच्चा है तो उसके अंदर सभी प्रकार की संभावनाएं निहित हैं। अर्थात वो हो सकता है कि एक अच्छा धावक बने, हो सकता है एक अच्छा क्रिकेटर बने, हो सकता है एक अच्छा गायक बने, हो सकता है एक अच्छा कुक बने, हो सकता है एक अच्छा शिक्षक बने, हो सकता है कि वो कुछ और बने। बहुत सारी संभावनाएं, क्लियर है। तो उन संभावनाओं को निखारना या उन संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं व्यक्तिवादी। कैसे, दो भाई हैं, एक भाई अगर कहीं ऐसे माहौल में रहता है जहां मछलियों का बाजार है, मान लेते हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम सिंह, दूसरा व्यक्ति जिसके पुत्र हुए, एक पुत्र हुआ श्याम सिंह, शाम सिंह, और एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था महतो। दो बेटे हुए राम सिंह के। किसी कारणवश राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और श्याम सिंह और महतो कहीं बिछड़ जाते हैं। श्याम सिंह चला जाता है मछली बाजार वाले क्षेत्र में, कहीं उसको कोई एक व्यक्ति मिल जाता है जो कि मछली का काम करता था और उसको पाल लेता है। दूसरा व्यक्ति था महतो। महतो एक किसी आईएएस ऑफिसर ने उसको गोद ले लिया, महतो को। ठीक, तो देखिए दोनों के अंदर, दोनों राम सिंह के ही पुत्र हैं, श्याम सिंह और महतो, लेकिन इनकी जो अंदर की जो शक्तियां हैं, अंदर में जो शक्तियां छुपी हुई थी, वो जो आईएएस के घर, मतलब महतो जिसको आईएएस ने गोद ले लिया है, उसकी पढ़ने संबंधी रुचि या व्यवहार संबंधी रुचि बिल्कुल अलग होगी, जबकि इसकी अलग होगी। तो यानी व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का कौन सा रुचि या कौन सा विशेषता समाज में प्रदर्शित होगा, वो उसके माहौल पर निर्भर करता है या उसके शिक्षा पर निर्भर करता है। तो वही चीज कहना ये चाहता है कि व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूपेण विकसित करने पर बल देता है, यानी जो शक्तियां छिपी हुई हैं, जैसे किसी के अंदर गायकी की शक्ति छुपी हुई है, तो हम उसको शिक्षा के माध्यम से उसके गायकी यानी संगीत वाले भाग को अधिक पुष्ट कर सकते हैं। किसी के अंदर क्रिकेटर बनने की शक्ति छुपी हुई है, तो उसके हम क्रिकेटर वाले भाग को अधिक पुष्ट कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विचारक, व्यक्तिवादी जो होते हैं, वो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और व्यक्ति के अंदर सारी संभावनाएं छुपी होती हैं।
उन संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसा पहला कथन। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टीपी नन ने इस उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा कि शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकसित विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। अर्थात शिक्षा को ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति, ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए या फिर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा माहौल मिलना चाहिए बच्चों को कि उनके अंदर जो संभावनाएं छुपे हुए हैं वो संभावनाएं निखर करके बाहर आए और उन निखरे हुए संभावनाओं के वजह से व्यक्ति समाज में अपना मौलिक जो उसका योगदान है, जैसे कार्ल मार्क्स मर गए और बता के चले गए खूनी क्रांति के बारे में, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें उनका योगदान है समाज के लिए जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो वैसा योगदान समाज को वो दे सके, ताकि कैसे देगा, उसके जो मौलिक शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होंगी तब। चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न पूछता है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में प्रमुख हैं क्या है? व्यक्तिगत विकास, समुदाय का विकास, समाज का विकास, ये परिवार का विकास, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो 2013 में एग्जाम हुआ सीजी टेट का, तो 2013 के एग्जाम में 5 ऑप्शन की व्यवस्था होती थी। अब 5 ऑप्शन नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे अब 4 ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक, तो एबीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 ऑप्शन पूछा करता था 2013 से पहले। सीजीपीएससी इसका एग्जाम लेगा और ऑप्शन 4 ही होंगे, तो 5 ऑप्शन पहले के हिसाब से मैंने बनवा दिया। तो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत विकास, वैयक्तिक विकास या व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जो व्यक्तिवादी क्या मानते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के अंदर शक्तियां छुपी हुई हैं, सारी तरीके की संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन संभावनाओं को निखारना, लोगों के सामने प्रदर्शित करना, समाज के लिए निकाल के रखना, वही चीज है क्या, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य। तो व्यक्तिगत विकास सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब जस्ट उसका उल्टा। किसका उल्टा? वैयक्तिक उद्देश्य का जस्ट उल्टा। क्यों? वैयक्तिक उद्देश्य में देखिए जो व्यक्तिवादी है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसका विकास होना चाहिए, जबकि समाजवादी क्या मानेंगे, समाज महत्वपूर्ण है, समाज का विकास होना चाहिए और समाज के विकास की वजह से व्यक्ति का विकास हो जाए, ये अलग बात है। क्लियर है? चलिए, समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा होता है, अतः वे शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, वह समाज में से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। अतः उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकता और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास हो रहा है, उस व्यक्तिगत विकास के लिए समाजवादी मानते हैं कि जो व्यक्तिगत विकास है वो व्यक्तिगत विकास ऐसा होना चाहिए जिसका विकास करने के बाद व्यक्ति जो है समाज में अपना कुछ योगदान दे सके। जैसे मान लेते हैं मैं चला जाता हूं अमेरिका, मैं यहां पे कुछ एक कूलर मैकेनिक हूं, कूलर के बनाने के विषय में शिक्षा लिया और मैं चला जाता हूं अमेरिका। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कूलर का उपयोग नहीं करता, तो क्या मैं उस समाज में कुछ योगदान दे पाऊंगा अपनी शिक्षा का? बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं भारत में हूं, भारत में कूलर का इस्तेमाल किया जाता है और कूलर से संबंधित शिक्षा ज्ञान मेरे प्राप्त है, तो मैं समाज के कूलर को बना करके समाज को सुख शांति दे सकता हूं। यही समाजवादियों का कहना है। समाजवादी एक बात कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो समाज से अलग बिल्कुल नहीं है, सामाजिक प्राणी है और समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज से अलग होकर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अपने जीवन को नहीं चला सकता। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसी शिक्षा सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आती है, यानी समाज के उद्देश्य को पूरा करने वाली शिक्षा सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगी, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का व्यक्ति के जीवन तथा समाज के आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होता है।
यदि हम व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना चाहें तो हम दोनों की आवश्यकताओं और आदर्शों का ध्यान रखना होगा। प्रोफेसर बगले और ड्यूवी ने लिखा कि शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना है, जिसके कारण वह स्वयं का जीवन यापन कर पाने में सक्षम होता है तथा अच्छे नागरिक के गुणों का निर्वाह करता है, जिससे वह देश समाज की समस्याओं को समझकर सामूहिक क्रियाओं में अपना योगदान देता है। और ध्यान रखिएगा, रेमंड ने एक छोटा सा परिभाषा दिया कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ये छोटा परिभाषा हमेशा पूछता है और एबीओ में तो पूछ भी लिया 2013 में, आगे भी पूछेगा क्योंकि ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। सहायक शिक्षक सीजीटेट सब में परिभाषा संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, ये कथन किसका है, वो कथन किसका है। तो रेमंड का कथन आपको याद रखना पड़ेगा छोटा सा। सामाजिक उद्देश्य के विषय में आप लोग समझ गए होंगे। सामाजिक उद्देश्य मतलब ऐसा शिक्षा का ऐसा उद्देश्य जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे, और इसी के क्रम में पूरी बातें मैंने बताई कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग नहीं रह सकता। तो व्यक्ति को जो भी शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा समाज के उद्देश्यों को पूरा करने वाला या समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने कूलर का उदाहरण दिया, कूलर मैकेनिक कूलर बनाने के बारे में काफी जानकारी रखता है, लेकिन ऐसे समाज की कल्पना करें जहां कूलर का उपयोग नहीं होता होगा तो मैकेनिक उस समाज के लिए अनुपयोगी है। यानी उसकी वो शिक्षा व्यक्तिगत या फिर वैयक्तिक जो उद्देश्य था उसको तो पूरा करता है, वैयक्तिक उद्देश्य को तो पूरा करता है। कूलर बनाने वाला उसको जानकारी है तो उसके व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति तो करता है, लेकिन सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करेगा, क्योंकि समाज के विषय में या फिर समाज के लिए उसका कूलर के विषय में कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि उस समाज में कोई भी व्यक्ति कूलर का इस्तेमाल नहीं करता। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछ दिया, सेम प्रश्न है, पूछता है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, किसका कथन है? पेस्टोलॉजी, रेमंड, सस्पेंसर, पीटी नन या इनमें से कोई नहीं। पीटी नन के बारे में पहले बताया हूं, छोटी छोटी परिभाषाएं जो होंगी उनको याद कर लेना है आप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमंड, जो आखिरी में अभी पढ़ा हमने। अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या बातें आएंगी? विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या बातें आएंगी? विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ऐसी बातें आएंगी जो अलग से उद्देश्य हो शिक्षा के। जैसे बताता हूं, विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होता है। यही नहीं, इनका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से यह उद्देश्य लचीले, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब शिक्षा का कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी गिरता है, यानी बरसात होती है, तो बरसात होने के साथ तुरंत ही उस क्षेत्र में एक समस्या पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं बाढ़। ठीक, बाढ़ की समस्या। तो सरकार ने चाहा कि हम उन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से कैसे निपटना जाए, फ्लड से कैसे निपटा जाए, इसकी शिक्षा देंगे। सरकार इनको शिक्षा दे देती है। अब ऐसी शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा क्यों दी जा रही है? विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जा रही है। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बाढ़ से निपटना एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसके वजह से शिक्षा दी जा रही है। क्लियर है? बाढ़ से निपटने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा दी जा रही है। तो कहता है कि असामान्य उद्देश्यों के लिए दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होता है। क्षेत्र मतलब हम उन्हीं क्षेत्र के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं बाढ़ से निपटने का जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है। प्रकृति मतलब बहुत लंबा चौड़ा शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल बाढ़ से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं, तो यह सीमित होता है। दूसरी बात, इसका निर्माण किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विशेष परिस्थिति मतलब जैसे विशेष परिस्थिति कब बनती है? जब बाढ़ आती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति कभी आ जाए 2-4 सालों 8 सालों में उस क्षेत्र में। मान लेते बिहार का एक उदाहरण ले लेते हैं। बिहार में कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी एक नदी है जो कि बाढ़ देती है, बिहार के लोगों को प्रभावित करती है।
तो बिहार का उद्देश्य को किया जाए तो मान लेते हैं कुछ कारण से बिहार के जो कोसी नदी है, उस कोसी नदी में, इस कोसी नदी में एक बांध बना दिया गया। अब बांध बनाने की वजह से बाढ़ नहीं आती है, अर्थात समय के अनुसार ये जो विशिष्ट उद्देश्य है वो परिवर्तित भी हो सकते हैं, या विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होने के बाद इनकी शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य था बाढ़ से बचना, जब बाढ़ ही समाप्त हो गया बांध के वजह से, तो इस शिक्षा की फिर कोई उपयोगिता नहीं रही। क्लियर है? चलिए, तो आप समझेंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या है। समय के अनुसार परिवर्तनशील होते रहेंगे विशिष्ट उद्देश्य, यानी उसके उद्देश्य की पूर्ति हुई तो उद्देश्य फिर खत्म हो गया, मतलब वो शिक्षा फिर खत्म हो गया, फिर नहीं दी जाए। एक प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, दोनों या दोनों ने। तो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हमेशा कैसे होंगे? परिवर्तनशील होंगे। परिवर्तनशील कैसे? या तो समय के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे, या समय के अनुसार, जैसे बाढ़ समाप्त हुआ समय के अनुसार, या फिर कोई व्यक्ति मान लेते हैं वहां से बिहार में बाढ़ आता था तो वो चला गया दिल्ली, तो स्थान के अनुसार भी ये परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या होते हैं विशिष्ट उद्देश्य? क्या होंगे? परिवर्तनशील होंगे। अभी पढ़ाया तो समझ में आ गया है, लेकिन एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 4 बार 8 बार जितनी बार रिवाइज करना है करिए, प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। अब देखते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का कुछ उद्देश्य ऐसा होगा, या शिक्षा का कुछ उद्देश्य ऐसा होगा जो हर समय हर जगह पर उपलब्ध होगा, हर समय हर जगह पर, यानी सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होगा। वैसा उद्देश्य सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जाती है। भारत में भी ये शिक्षा है, ये शिक्षा अमेरिका जाएंगे तो भी होगी, ये शिक्षा ब्रिटेन जाएंगे तो भी होगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है। तो शिक्षा का ऐसा उद्देश्य, या शिक्षा का ऐसा उद्देश्य जो कि हर जगह जिसकी आवश्यकता हो, वैसे उद्देश्य को सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो करते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत हर जगह पर आवश्यकता होगी और हर समय में उस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी। समय और स्थान के साथ शिक्षा के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम सार्वभौमिक उद्देश्य कहेंगे। सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होता है। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति के वांछनीय गुणों का विकास करना है, अतः इसका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। सार्वभौमिक उद्देश्य की प्रकृति भी विशिष्ट उद्देश्यों की भांति सीमित नहीं होती, अतः ये उद्देश्य सनातन यानी हमेशा चलते रहते हैं, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य बदलते नहीं हैं। हमेशा से विशिष्ट उद्देश्य जो होंगे, सार्वभौमिक उद्देश्य जो होंगे हमेशा से लागू रहेंगे, हमेशा से लागू रहेंगे। जैसे शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत एक शिक्षा दी जा सकती है कि सबको स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए। तो क्या ये उद्देश्य भारत के लिए है? क्या उद्देश्य अमेरिका के लिए है? क्या ये उद्देश्य ब्रिटेन के लिए है? क्या ये उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के लिए है? क्या ये उद्देश्य पापुआ न्यू गिनी के लिए है? क्या ये उद्देश्य इंडोनेशिया के लिए है? क्या ये उद्देश्य ब्रुनई के लिए है? क्या ये उद्देश्य जापान के लिए? हर जगह शिक्षा के रूप में सफाई का पालन हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, मतलब हर जगह रहेगा। तो कैसा उद्देश्य हुआ? सार्वभौमिक उद्देश्य, यानी सार्वभौमिक उद्देश्य जो होंगे किसी भी प्रकार से परिवर्तनशील नहीं होंगे। भारत में जो उद्देश्य होगा वही उद्देश्य अमेरिका में भी होगा। क्लियर है? चलिए, संसार के सभी शिक्षा दर्शनों में इन उद्देश्य को सार्वभौमिक महत्व को स्वीकार किया गया है। मानव के व्यक्तित्व का संगठन, उचित शारीरिक मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं
जो शिक्षा को सार्वभौमिकता प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं, अगला नंबर पॉइंट, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य में प्रमुख है व्यक्ति का विकास, समुदाय का विकास, संपूर्ण मानव जाति का विकास, समाज का विकास। तो सार्वभौमिक उद्देश्य में क्या हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है, तो संपूर्ण मानव जाति का विकास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं या शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने का मतलब, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि पहले हमारी जो व्यवस्था थी, आदि मानव की व्यवस्था थी, हमारे लिए भोजन सबसे प्राथमिक चीज हुआ करता था, भोजन। और वर्तमान में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बदल गई। ठीक, तो व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलना शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। व्यक्ति की आवश्यकता बदल गई तो शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। तो शिक्षा का उद्देश्य आवश्यकताओं के अनुसार निर्भर करता है। मान लेते हैं आप पुराने समय में चलिए, दार्शनिक विचारों के अनुसार चलिए, तो दार्शनिक विचारक क्या कहेंगे? दार्शनिक विचारक कहेंगे कि शिक्षा आप क्यों ग्रहण करते हैं? तो आप कहेंगे कि आप इसलिए ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा क्योंकि आपको उस शिक्षा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। मैं आपसे पूछूं कि आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि आपको एबीओ का पेपर निकालना है। मैं किसी आर्थिक रूप से सोचने वाले व्यक्ति से पूछूं कि आप शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो बोलेगा शिक्षा का सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। सामाजिक रूप से सोचने वाले व्यक्ति से पूछूं तो कहेगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है कि समाज की व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से चले। राजनीतिक रूप से सोचने वाले व्यक्ति से बात करूं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो बोलेगा कि मुझे राजनीतिक सत्ता हथियाना है, इसीलिए मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। तो हर समय या फिर हर सोच के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बदलता रहता है। ठीक, तो दार्शनिक कारक देखते हैं, विभिन्न काल में शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत प्रभावित करते हैं, जिसके कारण शिक्षा के उद्देश्य निरंतर बदलते रहते हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे बौद्ध काल में भगवान बुद्ध की दार्शनिक और धार्मिक शिक्षाएं समाज में फैली, शासक अशोक कनिष्ठ भी उससे प्रभावित हुए थे, अतः उस समय शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध दर्शन को प्रसारित करना था तथा हिंदू धर्म से चली आ रही जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों के प्रति दासता, अंधविश्वास का विरोध करना था। उसी के बाद जो समय बदला, मुस्लिम काल आया, यानी मुगलों का समय आया, तो मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म में जो भी शासक हुए उनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अतः कह सकते हैं कि जिस काल में जिस प्रकार की दार्शनिकता आती है उसी प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य भी निश्चित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है कि समाज में जिस प्रकार के दर्शन का प्रचलन होगा, फिलॉसफी का प्रचलन होगा, शिक्षा के उद्देश्य उसी प्रकार से निर्धारित कर लिए जाएंगे। जैसे बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध काल में बौद्ध दर्शन का प्रभुत्व या बौद्ध दर्शन का विस्तार समाज में था, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो शिक्षा दी गई वही मतलब बौद्ध दर्शन को प्रसारित करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक, इस्लाम आया तो इस्लाम दर्शन नया आया, तो इस्लाम जो फिलॉसफी था उसको प्रसारित करना फिर बदल गया, नया उद्देश्य आ गया। तो इस प्रकार से जो भी दर्शन होते हैं उन दर्शन के अनुसार जो भी फिलॉसफी आती है उस फिलॉसफी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है? अगला देख, दार्शनिक कारक देखा हमने, अब देखते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक मतलब हर संस्कृति के मूल्य, हर संस्कृति के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। जैसे आप गोंड जनजाति के विषय में देखेंगे तो गोंड जनजाति का अलग रीति रिवाज होगा, कोरकू जनजाति के बारे में देखेंगे तो कोरकू जनजाति का अलग रिवाज होगा। मतलब गोंड जनजाति की संस्कृति अलग है, कोरकू जनजाति की संस्कृति अलग है। तो मैं सांस्कृतिक रूप से सोचने की बात करूं, अगर मैं कहूं गोंड जनजाति से बात करूं कि आप
सांस्कृतिक रूप से सोचते हैं तो बताइए आपके शिक्षा का क्या उद्देश्य है सांस्कृतिक रूप से। तो वो बोलेगा कि जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको गौड़ जनजाति की संस्कृति के बारे में मुझे परिचित कराना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन मैं कोरकू जनजाति वाले से पूछूं तो कोरकू जनजाति वाले बोलेगा कोरकू जनजाति की जो संस्कृति है वो समाप्त होती जा रही है, छुपती जा रही है, मिटती जा रही है, तो उसको प्रसारित करना शिक्षा का मूल उद्देश्य होगा। यानी संस्कृति भी, जैसी संस्कृति होगी वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य बदल जाएगा। तो जिस प्रकार की संस्कृति का प्रभाव होगा उसी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते जाएंगे, कहना यह चाहता हूं। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है जिसके विशेष आदर्श, मूल्य, प्रतिमान, मान्यताएं, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है। नई पीढ़ी को उसमें शामिल करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अतः शिक्षा सामाजिकरण का प्रमुख साधन है। सामाजिकरण कहने का मतलब समाज के रीति रिवाज, तौर तरीकों को सीखना कहा जाता है सामाजिकरण। रीति रिवाज, तौर तरीकों को सीखना क्या कहा जाता है? सामाजिकरण। जिसके द्वारा संस्कृति के अनुसार ही गुरुकुलों और आश्रम में विद्यार्थी को शिक्षा देते थे। विश्व भर में ईसाई संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के अनुसार ईसाई शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित हुए। 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता के प्रभावित संस्कृति का विकास हुआ, जिसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता, जीवन शैली में आस्था रखना हो गया। तो जैसे जैसे सांस्कृतिक विकास हुआ वैसे वैसे संस्कृति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते गए। या वर्तमान में भी अगर एक ही समय में अलग अलग संस्कृति है तो अलग अलग संस्कृति के अलग अलग शैक्षिक उद्देश्य होंगे। ठीक, तो सांस्कृतिक कारक शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है कि कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, कौन सी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अगला नंबर पॉइंट देखें, समाजशास्त्रीय या सामाजिक कारण। किसी भी समाज की जैसी सामाजिक व्यवस्था स्तर होती है उसे शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। यानी जिस प्रकार का समाज होगा, जिस प्रकार की समाज की आवश्यकता होगी, जैसे पंखे बनाने वाले की आवश्यकता है तो समाज क्या करेगा? ऐसे लोगों को तैयार करेगा, ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कि वो पंखा बनाना सीख जाए। तो जैसा समाज होगा, समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज के उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी प्रभावित होते जाएंगे। कोई जनजातीय समाज है जो कि केवल शिकार पर जीवित है तो उसके शिक्षा का उद्देश्य अलग है, सामाजिक कारक है ना, उसका समाज क्या है? शिकारी समाज है, तो उसका शिक्षा का उद्देश्य होगा शिक्षा शिकारी करना, मतलब शिकार करना सिखाना। एक ऐसा समाज है जो कि मछुआरा समाज है, तो मछुआरे बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी कि मछली कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है, इस प्रकार की शिक्षा। तो अलग अलग समाज की शिक्षा सामाजिक जो ढांचा होगा या समाज की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार बदलती जाएगी, ये कहना चाहते। जैसे आर्य समाज में जाति व्यवस्था पनपी तथा ब्राह्मणों की जाति सर्वोच्च जाति मानी गई, अतः उनकी जीवन शैली, आचरण, आदर्श मानी गई और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उन्हीं के जैसा बना रहा। दलितों और जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशा बहुत निम्न और खराब थी, अतः उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है। आज के समाज में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भेदभाव रहित समाज का निर्माण तथा सामाजिकरण करना है, जिससे सभी का समान विकास हो। अब देखते हैं अगला नंबर पॉइंट, सामाजिक उद्देश्य भी देख लिया। देखिए एबीओ 2013 में पूछा गया एक प्रश्न है जिसको देख लेते हैं। इनमें से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनमें से कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? यानी सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? तो क्या होगा? सांस्कृतिक विकास नहीं, आजीविका नहीं। आजीविका किसके लिए होगा? आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो आजीविका आ जाएगा। सामाजिकरण, सामाजिक सोशलाइजेशन मतलब क्या है? समाज के रीति रिवाजों को सीखना। तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा? कि पूछा है कि समाज के हिसाब से समाज क्या चाहता है कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए ताकि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं जिनको शिक्षा दी जा रही है वो समाज के रीति रिवाजों को सीख सके, जान सके। ठीक है, तो सामाजिक लक्ष्य के अंतर्गत हमने पढ़ा ना अभी समाजशास्त्रीय सामाजिक लक्ष्य। किसी भी समाज की जैसी सामाजिक व्यवस्था स्तर होगी उससे शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही प्रभावित होंगे। मुख्य रूप से जब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से आप सोचते हैं तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए
शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब आप सामाजिक रूप से शिक्षा के उद्देश्य को सेट करेंगे या सामाजिक रूप से शिक्षा के उद्देश्य के बारे में सोचेंगे, तो समाज सबसे पहले क्या चाहेगा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कम से कम समाज के बारे में सबसे पहले जाने, और समाज के बारे में जानना और उनके नियमों को फॉलो करना, समाज की तरह से चलना सामाजिकरण कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिकरण। ठीक, चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक शिक्षा के लक्ष्य को कैसे प्रभावित करती, शिक्षा के उद्देश्य को कैसे प्रभावित करती। मानव जीवन में धन संपत्ति का बहुत ही अधिक महत्व है, अतः शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजीवादी की आर्थिक नीति ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया, साथ ही जनसाधारण में आर्थिक चिंताएं, असुरक्षा तथा बेरोजगारी बढ़ी। वर्तमान वैश्वीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों से आर्थिक चिंताएं और कष्ट बढ़ाए हैं। इनसे प्रभावित होकर अब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नौकरी या व्यवसाय की शिक्षा देना बन गया है। अधिकतर विद्यार्थी जो है पारंपरिक विषय जैसे दर्शन, कला, धर्म, संस्कृति को पढ़ना नहीं चाहते या फिर नहीं पढ़ते क्योंकि उससे उनको नौकरी नहीं मिलती, बल्कि विभिन्न व्यवसाय आधारित शिक्षा जैसे MCA, MBA, इंजीनियरिंग आदि पर ज्यादा ध्यान लगाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक कारक की दृष्टि से देखेंगे, यानी आर्थिक रूप से देखेंगे जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करे, तो मुख्य रूप से जीवन जीने का प्रमुख साधन क्या है? पैसा है। पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लगभग। तो जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, मतलब जीवन जीने का मुख्य आधार या मुख्य संसाधन जो है वो पैसा है, अर्थ है। तो जैसे जैसे आर्थिक आवश्यकताएं बनेंगी या आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी, उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्य बदलते जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव है, गांव का एक घर है, ठीक। इस गांव में, यहां पर इस गांव में कुल 100 घर है। मैं चला जाता हूं सन 1990 में। इस गांव में कुल 100 घर थे। 1990 में यहां सबसे प्रमुख जो व्यवस्था थी जीवन यापन करने की, आर्थिक पैसा रुपए कमाने की, वो क्या थी? खेती था। 100 घरों में तो सभी के सभी लोग क्या करते थे? खेती करते थे। खेती से संबंधित गाय बैल अपने यहां रखते थे, पशुओं के द्वारा खेती की जाती थी। तो ये 1990 से आया 2000 और 2010 आया। 2010 आया तो इस गांव के अंदर, मतलब इस गांव के जमीन के नीचे कोयला निकला। ठीक है, कोयला निकला। तो कोयला निकला तो सरकार ने एक कंपनी को क्या दे दिया? ठेका दे दिया। ठेका दिया और बोला कि इस गांव के नीचे कोयला निकला है, अब इस सब जमीन को हम सरकार अधिग्रहित कर रही है, और अधिग्रहित करने के साथ जो गांव के लोग हैं वो नौकरी ले सकते। लेकिन नौकरी लेने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि नौकरी हम देना शुरू करेंगे 2015 से, यानी 2010 में टेंडर हुआ, ठेका निकला, 2015 से नौकरी देना शुरू करेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जो 12वीं पास है। तो बहुत सारे लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया, जो 10वीं पास थे, सोचे कि 2 साल में हम 12वीं पास हो जाएंगे, नौकरी प्राप्त कर लेंगे। तो अब यहां पे जो ये शिक्षा ले रहे हैं 12वीं पास करने की शिक्षा, वो क्या शिक्षा है? आर्थिक स्थिति बदल गई, मतलब यहां कोयला का खदान खुल गया, तो अब जो है इनके पास खेती का जमीन नहीं रहा, खेती का जमीन इनका छिन गया। खेती का जमीन ही इनके आर्थिक संसाधन को इकट्ठा करने का प्रमुख साधन हुआ करता था, यानी एक जरिया था जिससे वो पैसा कमाते थे जीवन जीने के लिए। अब वो जरिया चला गया, तो दूसरे जरिए की तलाश जब करनी है, तो दूसरे जरिए की तलाश क्या कर सकते? कोयला खदान में काम कर सकते। अब कोयला खदान में काम करने के लिए उनको 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं पास करने के लिए सब मशक्कत करते हैं। तो ये 12वीं पास करना जो है, या फिर 12वीं पास करना
आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है कि नहीं? अर्थ के लिए, पैसे के लिए ही तो 12वीं पास कर रहे हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहता, सब साइंस पढ़ना चाहेंगे, मैथ पढ़ना चाहेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेंगे, डॉक्टरी का लाइन में जाना चाहेंगे। क्यों? क्यों? वहां पे अपॉर्चुनिटी है, वहां पे पैसा बहुत है। तो शिक्षा का उद्देश्य को प्रभावित कौन करता है? आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। तो जैसा समाज में जैसा राजनीति होगा उस हिसाब से वहां के पाठ्यक्रम निर्धारित होंगे। अगर मान लेते हैं पूरे भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर लें, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद फिर आप वो दीनू और सरला में बहस छिड़ी थी कि सबसे बड़ा प्रवचन है क्लास तीसरी का, अगर आपको याद होगा, जिसमें सभी धर्म के बच्चों की बात की जाती थी, फिर केवल और केवल हिंदू धर्म के बच्चों की ही बात की जाएगी। यानी जो राजनीति होगा वो निर्धारित करेगा कि शिक्षा जो होगा वो किस प्रकार का होगा। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, जैसे मान लेते हैं आप पुराने जमाने में चले जाइए, जब अंग्रेज हुआ करते थे भारत में, तो अंग्रेज जब हुआ करते तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था? क्लर्क चाहिए था। ऐसे लोग चाहिए थे जो कि अंग्रेजी सोच के हों, भारतीय हों, लेकिन अंग्रेजी सोच के हों, इंग्लिश जानते हो। तो उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्कूल खोले और बच्चों को, लोगों को पढ़ाया कि आप पढ़िए और क्लर्क बनिए। अब परिस्थिति बदल गई। वर्तमान समय में सरकार को चाहिए कि अच्छे नागरिक पैदा हों, तो अच्छे नागरिक बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, उन सब चीजों को पढ़ाया जाएगा। यानी शिक्षा का उद्देश्य पहले क्लर्क बनाना था, राजनीतिक कारक के, राजनीतिक रूप से ही तो प्रभावित हुआ ना कि क्लर्क बनाने के लिए पढ़ाया, लेकिन अब अच्छा नागरिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो सरकार यानी राजनीति जैसा भी मॉडल सेट करना चाहती है उस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित या बदलते रहते हैं। समाज के विकास में राजनीतिक दृष्टिकोण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश या समाज के विकास में उस देश का शासन करने वाले लोगों की राजनीतिक विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि समाज का शासक तानाशाही प्रवृत्ति का होगा तो निश्चय ही शिक्षा के उद्देश्यों की तानाशाही प्रवृत्ति का विकास करेंगे, अर्थात ऐसा शिक्षा देना चाहेगा जिससे कि वो हमेशा सत्ता पर बना रहे। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे जिसमें सिर्फ शक्तिशाली लोगों का अधिकार हो। इसके विपरीत प्रजातांत्रिक समाज में राजनीतिक विचारधारा सभी का समान विकास करता है। अतः ऐसे समाज में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। यह तभी संभव है जब समाज के लोगों में राजनीतिक जागरूकता आएगी, वे अपने अधिकार तथा कर्तव्य को सही तरह से समझ सकेंगे तथा समाज का विकास अपना संपूर्ण योगदान दे सके। अगला नंबर देखते हैं पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक मतलब जैसा जैसा पर्यावरण चेंज होता रहता है, पर्यावरण की डिमांड के अनुसार भी शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते रहते हैं। पहले वृक्ष बहुत थे, पेड़ बहुत थे, तो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया है? पर्यावरण संरक्षण एक उद्देश्य हो गया है। तो इसको समझाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला नंबर पॉइंट देखें, नैतिक कारण। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण में नैतिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति तथा समाज दोनों का वास्तविक तथा स्थायी कल्याण उत्तम नैतिक चरित्र से ही संभव है। बालक का नैतिक विकास करने की उसकी दानवीय यानी असुरी प्रवृत्तियों का दमन करना अति आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक के मन में पुण्य के प्रति प्रेम तथा अच्छा के प्रति प्रेम तथा पाप के प्रति घृणा उत्पन्न किया जा सकता है। तो देश को उन्नत बनाने के लिए नागरिकों को चरित्रवान बनना आवश्यक है। इसके विपरीत पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों को प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए जो नैतिक विचारों से भरे हैं। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में इतिहास, साहित्य, दर्शन, महान व्यक्तियों के जीवन संबंधित तथ्यों को भी शामिल करने पर बल देना चाहिए। तो नैतिक रूप से भी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बदलती। धार्मिक कारक तो पहले भी मैं बताया कि जैसा धर्म होगा यानी समाज में जैसा धर्म माना जाएगा उस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था भी बदलती जाएगी, यानी धर्म के वजह से। ठीक है, चलिए। मानव जीवन में धर्म का विशेष स्थान होता है। धर्म का मुख्य आधार विश्वास है जो मानव के व्यवहार में प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित करता है। धर्म का निर्माण विभिन्न विषयों संस्कारों द्वारा होता है। धर्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की स्थापना करना है तथा व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। अतः जिस समाज में धार्मिक विचारधारा जिस प्रकार का होगा वहां की शिक्षा व्यवस्था वैसे ही हो जाएगी। जैसे वैदिक काल की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिकता से ओतप्रोत थी, धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था।
तो उद्देश्य एवं पाठ्यक्रमों में निर्धारण में भी धार्मिक आदर्शों को अनुरूप होता था। लेकिन वर्तमान समय बदल गया, अब जो है धर्म पर विशेष फोकस नहीं है, धर्मनिरपेक्षता पर फोकस है। तो पहले की शिक्षा धर्म से ओतप्रोत होती थी, लेकिन अब की शिक्षा धार्मिकता से ओतप्रोत हो जाएगी। क्लियर है? सॉरी, धर्मनिरपेक्षता से ओतप्रोत हो जाएगी, क्योंकि अब धर्मनिरपेक्षता की बात होने लगी है। तो जैसा धार्मिक व्यवस्था होगा वैसा शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक कारक की बात करें तो 20वीं और 21वीं सदी में विज्ञान तथा तकनीक का बहुत अधिक विकास हुआ है और निरंतर होता रहा है। जीवन में तर्क, विज्ञान, तकनीकों का महत्व बढ़ा है, अतः आधुनिक शिक्षा में इससे प्रभावित हो रहा है और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो रहे हैं। समय के साथ समाज और मनुष्य की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रही है। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करना आवश्यक है। शिक्षा में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से पुरानी धारणाओं को सुधारा जा सकता है तथा सत्य तक पहुंचा जा सकता है। शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में जनसंचार के साधन जैसे विज्ञापन, इंटरनेट, फिल्म, दूरदर्शन आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कारण शिक्षा के उद्देश्य को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं या किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे वैज्ञानिक का विकास होगा, जैसे मान लेते हैं एक समाज है, जिस समाज में 100 लोग रहते हैं, वहां पे सभी लोग जो धान की कटाई होती थी तो हंसिया से धान काटा करते थे, हंसिया से धान काटते थे, धो के लाते थे। लेकिन समय बदल गया, प्रौद्योगिकी बढ़ गया, रीपर आ गया, रीपर से कटाई होने लगी, या फिर हार्वेस्टर आ गया, पूरा एक ही बार में काट दिया। तो उस समाज में फिर एक हार्वेस्टर चलाने वाला व्यक्ति पैदा हो गया। तो प्रौद्योगिकी के कारण एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई या फिर ऐसे क्षेत्र में हमको शिक्षा देना शुरू करना पड़ा जो हार्वेस्टिंग करना जानता हो, हार्वेस्टर मशीन चलाना जानता। तो उस क्षेत्र में हमने शिक्षा को बढ़ाया। तो इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब देखते हैं भविष्य की मांग है, भविष्य में कौन सी मांग होगी, क्या होगी, उस प्रकार से भी हम शिक्षा व्यवस्था को बदलते हैं। जैसे अभी हम लोग इंटरनेट की दुनिया में चल रहे हैं, भविष्य में AI से चीजें बदलने लगेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें और भी परिवर्तित होंगी। तो हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकार बच्चों को हम समाज में बढ़ाते चले। तो उसी को भविष्य की मांग के अनुसार भी शिक्षा प्रभावित होती है। देखते हैं ABO 2013 में पूछा गया प्रश्न है, पूछता है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर A दार्शनिक कारक। हाँ, जैसा दर्शन होगा, जैसे हमने बताया, मैंने बताया कि बौद्ध के समय बौद्ध धर्म का प्रचार करना मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम के समय इस्लाम धर्म का प्रचार। सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक कारक जो कि सामाजिकरण, समाज अच्छे से चले, ये भी पढ़ा है हमने। आर्थिक कारण तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक, जैसा 100 लोगों का उदाहरण दिया जहां पे कोयला फैक्ट्री, तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है क्या? नहीं, अगला प्रश्न नहीं है। बाकी आपको कुछ जानकारी मैं दे देता हूं ABO के विषय में। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो सारी क्लासेस YouTube पर फ्री नहीं होंगी, ये केवल डेमो क्लास है। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स के विषय में आपको बता देता है। ABO के अंतर्गत आपको मालूम होगा ABO में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग फीस है। जिस कोर्स भी आप दोनों कोर्स भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वीडियो क्लास, PDF दोनों चीजें मिलेंगी। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, कभी भी पोस्ट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट कभी भी आ सकता है। 167 या 198 पोस्ट है, 198 है मेरे ख्याल से, 198 पोस्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस CGPSC ने पहले ही जारी कर दिया है। केवल और केवल वैकेंसी निकलने की देरी है, हड़बड़ा जाएंगे। पेपर 2 इतना आसान भी नहीं पढ़ा रहा हूं, आसानी से तो लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ABO न्यू बैच लिख करके, जो भी लेना हो, पेपर 1 लेना हो, पेपर 2 लेना हो। और जो लोग भी BEd प्लस मास्टर डिग्री वाले हैं वो लोग इसके लिए जरूर तैयारी करें। ये ABO का पद है, एक ही बार एग्जाम देना है और उसी एग्जाम में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। मात्र 30 नंबर का इंटरव्यू है, बाकी 600 नंबर का लिखित है, जिसमें पेपर 2 300 नंबर और पेपर 1 300 नंबर का होगा। 660 नंबर का टोटल पेपर होगा। नहीं, 300 नहीं, 150 नंबर का, 300 150 पेपर 1 से पूछेगा, 150 पेपर 2 से, 300 और 30 नंबर का इंटरव्यू। सीधे सीधे ऑफिसर क्लास का पोस्ट है। तो जो लोग भी मास्टर डिग्री यानी PG हैं और BEd हैं वो जरूर कोर्स मतलब अपना तैयारी करेंगे। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।